फाइनली बच्चों, अब हमारी स्टोरी का एंडिंग स्टेज आने वाला है, ठीक है। यानी कि अब मैं जो भी यहाँ पे लिखूंगी, बताऊंगी आपको, वो सारा एंडिंग सीन ही है नोवेल का, ठीक है। इट मीन्स अब आपकी नोवेल खत्म होने वाली है, सो प्लीज बी कंटिन्यू। बीच में बिल्कुल अधूरा मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको स्टोरी फिर कंफ्यूज करेगी और समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। सो अब फाइनली मिस्टर टुलीवर यानी कि मैगी और टॉम के फादर के डेथ के बाद क्या सीन क्रिएट होता है। मैंने आपको कैरेक्टर में स्टेफन गेस्ट लिखवाया होगा, ठीक है। ये कौन है? सन। सन यानी कि बेटा किसका? सीनियर पार्टनर ऑफ गेस्ट एंड कंपनी, ठीक है। गेस्ट एंड कंपनी ये वही कंपनी है जहां पे मैगी का भाई टॉम काम करता है, ठीक है, जहां पे ये टॉम वर्किंग है, और जहां पे लूसी डीन यानी कि मैगी और टॉम की जो कजन है लूसी डीन, उनके फादर इट मींस मिस्टर डीन काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? उस कंपनी का जो एक सीनियर पार्टनर है उसका बेटा है स्टेफन गेस्ट। समझ आ गया आपको सारा रिलेशन? टॉम क्या है? इस कंपनी में काम करता है, गेस्ट एंड कंपनी में। साथ में जो उसकी कजन है लूसी डीन, उसके पापा वो भी इस कंपनी में काम करते हैं, मिस्टर डीन। और ये लड़का कौन है? स्टेफन गेस्ट, इस कंपनी का जो सीनियर पार्टनर है उनका बेटा है, ठीक है। तो भाई ये लूसी डीन के साथ ऑलरेडी एंगेज्ड है, ठीक है। इट मींस इसका क्या हुआ? फियांसी हो गया, हिंदी में मैं कहूं तो मंगेतर, ठीक है। तो अब स्टेफन गेस्ट ऑलरेडी मैरिड है लूसी डीन के साथ, लेकिन होता क्या है, जब इसकी पहली बार मुलाकात मैगी से होती है, क्योंकि मैगी अपने भाई से मिलने यहाँ आती रहती है, ठीक है, और लूसी डीन भी अपने पापा से मिलने यहाँ आती रहती है। कहाँ? इस कंपनी में। तो जब स्टेफन गेस्ट पहली बार मैगी को देखता है, आई एम रिमूविंग दिस, जब इसकी नजर मैगी पे जाती है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। यानी कि अपनी मंगेतर को साइड में रख करके ये मैगी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। बट जो मैगी है वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, बिकॉज वो पहले से ही फिलिप को पसंद करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था फिलिप, जिसको टॉम ने पहले ही हड़काया हुआ है कि अब भाई तुम मेरी बहन से नहीं मिलोगे, ओके, बता चुकी हूं मैं आपको। तो ये इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है, लेकिन इसका अट्रैक्शन शुरू हो जाता है मैगी के लिए। तो फिर बाद में और भी बहुत मीटिंग्स होती हैं इनके बीच, ठीक है। तो काफी सारी मीटिंग्स होने के बाद अब क्या होता है, मैगी भी इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस देने लगती है, यानी कि अब मैगी भी इसको पसंद करने लगती है, ठीक है। पहले तो वो इसे इग्नोर करती थी, लेकिन अब बाद में जब ये डेली का आना जाना होने लगा, मीटिंग्स होने लगी, तो अब ये भी स्टेफन गेस्ट को पसंद करने लगी, जबकि ये जानती है कि ये मेरी कजन का मंगेतर है, ठीक है। She knows that he is fiancé of Lucy Dean and Lucy Dean is her cousin. फिर भी ये इसको पसंद करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि अब दोनों में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन आ जाता है। और इस बात से लूसी डीन बेखबर होती है, ठीक है। इसे पता ही नहीं चलता कि इसके नाक के पीछे एक पर्सनल अफेयर स्टार्ट हो गया है, सीक्रेट अफेयर, ओके। इसको पता ही नहीं चलता, ये अंधेरे में रहती है। तो एक दिन लूसी डीन क्या करती है, एक बोट ट्रिप अरेंज करती है, ठीक है। बोट ट्रिप यानी कि ऐसे बोट पे बोटिंग करने जाते हैं ना लोग, घूमने जाते हैं बोटिंग के थ्रू, वो, ठीक है। तो ये बोट ट्रिप अरेंज करती है किसके लिए? मैगी और फिलिप के लिए, ठीक है। क्योंकि मैगी ने लूसी को पहले से ही, काफी टाइम पहले से ही बता रखा होता है दैट शी लव्स फिलिप एंड फिलिप आल्सो लव हर। तो फिर उसकी नजर में तो ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ये इन दोनों के लिए बोट ट्रिप अरेंज करती है कि भाई तुम लोग घूम आओ, काफी सारी टेंशन से तुम उभरे हो, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा फ्रेश माइंड करना चाहिए, तुम लोग घूम के आओ, बोट ट्रिप करके आओ। लेकिन फिलिप तो इसके साथ जाता नहीं है, ठीक है। फिलिप मना कर देता है, क्यों? क्योंकि उसको पहले ही उसके भाई ने धमकी दे रखी होती है टॉम ने, आज के बाद मेरे बहन से मिलना नहीं है और ना उसके आसपास मंडराना है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इस वजह से फिलिप तो मैगी के साथ जाता नहीं, तो इसकी जगह चला जाता है स्टेफन,
यानी कि इसी का मंगेतर। तो अब इस बोट ट्रिप पर, ठीक है, तो अब इस बोट ट्रिप पर कौन गया है? मैगी। और फिलिप की जगह कौन चला जाता है? स्टेफन, यानी कि उसी का मंगेतर। यानी कि अब बोट में केवल ये 2 ही लोग हैं, क्योंकि रूसी ने केवल 2 ही लोगों के लिए बोट अरेंज की थी। तो बच्चों अब इस ट्रिप के दौरान क्या होता है, ये स्टेफन मैगी को अपना लव एक्सप्रेस करता है, ठीक है, मैगी भी अपना लव इसको एक्सप्रेस करती है, यानी कि एक दूसरे के लिए जो इनके मन में फीलिंग्स है वो ये एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन मैगी का क्या होता है, जमीर जाग जाता है, कॉन्साइंस जो है इसका जाग जाता है और ये इसको बोलती है कि भाई ये हमारे बीच जो भी कुछ चल रहा है सीक्रेट अफेयर, हमें इसे यहीं बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी एंगेज्ड हो, किसके साथ? मेरी कजन के साथ, और अगर मैं उसकी जगह लेने की कोशिश करूंगी तो इट मीन्स मैं अपनी कजन को अंधेरे में रख रही हूँ और उसे धोखा दे रही हूँ, और तुम भी मेरी कजन को धोखा ही दे रहे हो, ठीक है। तो दुनिया के लिए, समाज के लिए हमें अपनी फीलिंग्स को खत्म करना होगा, ठीक है। ये मैगी इसको इस तरह का रिप्लाई देती है, यानी कि ये अब नहीं चाहती कि मेरा जो अफेयर है स्टेफन के साथ आगे तक जाए। तो बच्चों इस पॉइंट पर मैगी का जो है कॉन्साइंस जाग जाता है, यानी कि उसका जमीर बोल पड़ता है। तो यही सब डिस्कशन में क्या होता है, जो इनकी बोट है वो इतना आगे चली जाती है कि अब घर जाने का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। वो बोट को इतना दूर ले जाते हैं, उन्हें रास्ता ही समझ नहीं आता है कि हम घर कैसे वापस जाएं। और फिर रात हो जाती है, और रात होने के बाद जो मौसम है वो खराब होने लगता है। तो फिर क्या होता है, एक शिप, जैसे ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, यहाँ ये रिवर है, ये इनकी बोट है, और यहीं से एक शिप गुजर रहा होता है, बड़ा सा जहाज। तो ये क्या करते हैं, बोट छोड़ करके शिप में चढ़ जाते हैं, ठीक है। शिप में क्यों चढ़ जाते हैं? क्योंकि शिप तो एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचा ही देगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगा। तो अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि मौसम खराब हो रहा होता है और इन्हें रास्ता नहीं पता होता घर कैसे जाना है, रास्ता भटक जाते हैं ये बोट में, इसलिए ये इस शिप पर चढ़ जाते हैं। और ये जो शिप है ये कहाँ पे जा रहा होता है? मडपोर्ट। मडपोर्ट एक बंदरगाह का नाम है, ठीक है, पोर्ट से ही पता लग रहा है कि ये एक पोर्ट यानी कि बंदरगाह का नाम है। तो ये शिप यहाँ पे लैंड, मतलब तो ये शिप का डेस्टिनेशन मडपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये लोग भी मडपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं इस शिप के साथ, ठीक है। इट मींस अब मैगी क्या है, एक तरह से पूरी रात अपने घर से बाहर है, ठीक है, और घर में किसी को अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ है, सब उसे वहां ढूंढ रहे हैं। बट मैगी तो यहाँ फंसी हुई है, किसके साथ? स्टेफन के साथ, मौसम खराब होने की वजह से। तो ये स्टेफन मैगी को एक प्रपोजल और करता है, क्या? कि हमें अभी इस शिप के थ्रू ये स्कॉटिश बॉर्डर जाना चाहिए, ठीक है, हमें स्कॉटिश बॉर्डर जाना चाहिए, और वहां पर हम स्कॉटिश लॉ के अंदर एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैगी को ये एडवाइस करता है, साथ में अपना यही प्रपोजल भी रखता है कि हमें शादी करनी चाहिए और हम वापस अब लौट के नहीं आएंगे, ठीक है, किसी को पता भी नहीं है इस टाइम हम दोनों है कहाँ, अब हम शादी कर लेते हैं कहाँ? स्कॉटिश बॉर्डर पे जाके, स्कॉटिश लॉ के अंडर, ठीक है, ये कानून है। लेकिन जैसा कि मैगी का जमीर पहले ही जागा हुआ होता है, वो स्टेफन का ये प्रपोजल ठुकरा देती है और साफ मना कर देती है, भाई मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये इसके शादी के प्रपोजल को एकदम ठुकरा देती है, मना कर देती है साफ। तो इस तरह से ये स्टेफन और मैगी पूरी रात बाहर रहते हैं, और किन कंडीशंस में रहते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लेकिन इसका इफेक्ट अब इसके घर पे पड़ेगा, मैगी के घर पर, क्योंकि जब एक लड़की पूरी रात बाहर रहती है तो तो उसके घर वाले और जो आसपास के लोग हैं वो बहुत तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। तो वही सेम चीज जो है अब इस स्टोरी में हुई है, किसके साथ? मैगी के साथ। तो अब बच्चों नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, अगली सुबह ये जो मैगी है ये अपने घर लौट आती है, अपने घर पे, ठीक है। लेकिन जो इसका भाई होता है टॉम, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये पूरी रात घर से बाहर रह के आती है
तो टॉम को लगता है कि मेरी बहन अपनी इज्जत गवा कर आई है और उसने हम सबको कलंकित किया है, हम सबकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। ठीक है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कहने की कोशिश कर रही हूँ। टॉम सोचता है कि वो स्टेफन के साथ पूरा एक रात बिताकर आई है। ठीक है, इट मीन्स वो उसके साथ सोकर आई है और उसने अपनी कजन यानी कि लूसी को भी धोखा दिया है। उसने ही स्टेफन को बहकाया होगा अपने प्यार के जाल में वगैरह वगैरह। तो ये सारा ब्लेम टॉम अपनी बहन पे लगाता है और इसे घर से निकाल देता है। ठीक है, इसको अलाउ ही नहीं करता घर में आने को। ठीक है, तो घर से निकाले जाने के बाद अब मैगी जो है बिल्कुल अकेली है, उसके पास ना कोई सहारा है, ना कोई ऐसा पर्सन जो उसकी हेल्प कर सके। तो ये चली जाती है बॉब जैकिन के पास। अब ये बॉब जैकिन कौन है मैं आपको कैरेक्टर में लिखवा चुकी हूँ। ही इज चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ टॉम, ये टॉम के बचपन का दोस्त है। ये इससे हेल्प मांगने के लिए जाती है। तो ये क्या करता है, इसकी जॉब लगवा देता है। ठीक है, कहाँ पे, इसकी जॉब लगवाता है डॉक्टर कैन के पास। डॉक्टर कैन जो मैंने आपको बताया था कैरेक्टर में कौन है, एक क्लर्जीमैन है। क्लर्जीमैन यानी कि पुजारी है। तो वहां पे वो इसकी जॉब लगवाता है एज अ गवर्नेस। ठीक है, डॉक्टर कैन कौन है, एक क्लर्जीमैन है। और तो अब मैगी को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है एज अ गवर्नेस की पोस्ट पर डॉक्टर केन के साथ। ठीक है, डॉक्टर केन की जो वाइफ होती है उनकी हाल ही में मृत्यु हुई होती है। तो ठीक है, तो मैगी के आ जाने से उनको काफी हेल्प मिलती है। तो इतनी सी हेल्प जो है बॉब जैकिन मैगी की कर देता है एंड विच इज अ वेरी ग्रेटफुल थिंग। अगर आप किसी को फाइनेंशियली स्ट्रांग करते हो तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होती किसी की हेल्प के लिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जॉब करते करते कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो सेंट ऑक्स सोसाइटी के लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि जिस सोसाइटी में ये सब लोग रहते हैं, मैंने आपको नाम लिखवाया था उस सोसाइटी का। ठीक है, क्या नाम था सोसाइटी का, ये सेंट ऑक्स। तो इस सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो डॉक्टर केन को बुरा भला बोलने लगते हैं और ब्लेम करने लगते हैं कि भाई तुमने ऐसी लड़की को क्यों रखा हुआ है जो किसी के साथ रात बिता कर आई है। और फिर यही समाज के लोग डॉक्टर कैन को कहते हैं कि तुम उसे जॉब से निकाल दो, इस शहर से बाहर भेज दो। ठीक है, वो ब्ला ब्ला, यानी कि एक तरह से जो मैगी है वो सबका पूरे समाज का क्रिटिसाइज सह रही होती है इस बात पर। तो अब मैगी भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। ठीक है, डॉक्टर केन को और ज्यादा सफर करना पड़े मेरी वजह से। तो वो क्या करती है, खुद ही जॉब छोड़ देती है मैगी। फिर क्या होता है, ये जो स्टेफन है, जब ये बात स्टेफन को पता चलती है तो वो मैगी को फिर बोलता है कि भाई अभी भी टाइम है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम्हें अपना लूंगा। ठीक है, फिर जो समाज है तुम्हें उन नजरों से नहीं देखेगा। ठीक है, तुम्हें मेरा लव एक्सेप्ट करना चाहिए, आई लव यू सो मच एंड आई टेक केयर ऑफ यू ऑलवेज। लेकिन मैगी को कुछ नहीं समझ आता है उस टाइम, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो समाज के तानों से इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो कोई भी एक डिसीजन लेने में सक्सेस नहीं होती। ठीक है, उसे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या डिसाइड करूं, क्या डिसीजन लूं। तो वो इतनी ज्यादा डरी हुई होती है और स्टेफन को फिर से मना कर देती है। तो अब सडनली क्या होता है बच्चों, अब बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे मैं आ चुकी हूँ नोवेल के। अचानक से उस शहर में बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, बहुत भारी बारिश होती है काफी दिनों तक। ठीक है, ये सब कंडीशन मैगी के साथ हो चुका होता है, उसके पापा मर चुके हैं और वो कलंकित हो चुकी है मैगी समाज की नजरों में। रियल में तो नहीं हुई लेकिन समाज के लिए तो हो गई। तो ये जो मिल है यानी कि ये जो रिवर है, दिस इज अ रिवर, वहां पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा होता है। ठीक है, इतना हैवी रेनफॉल होता है काफी दिनों तक कि ये जो नदी है ना इसमें बाढ़ आ जाती है। इट कॉजेज फ्लड। अब जब बाढ़ आएगी तो सब कुछ बहा ले जाएगी। वो जो सोसाइटी है सेंट ऑक्स, ठीक है, तो जैसे ही मैगी देखती है कि भाई नदी में इतनी बाढ़ आ गई है और जो इस नदी की एक सब्सिडरी रिवर है, ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है, कौन सी, रिपल, ये भी ओवरफ्लो हो रही है ये वाली नदी। तो बहुत भयंकर बाढ़ आ जाती है उस पूरे सोसाइटी में। तो मैगी को अपने परिवार की चिंता होती है क्योंकि घर से तो उसे निकाल दिया गया है,
तो इसे चिंता होती है अपने भाई की और अपनी मदर की, यानी कि मिसेस टुलीवर की। लेकिन मैगी इस बात से बेखबर होती है कि उसकी मदर ने पहले ही मिल को छोड़ दिया है, कि जहाँ वो रहते हैं घर, कि उसकी मदर ने पहले ही घर छोड़ दिया है और वो ऑलरेडी अपनी बहन के यहाँ जाके रह रही है। ये बात मैगी को नहीं पता होती। इट मीन्स अब सिर्फ खतरे में कौन है? टॉम है, क्योंकि ये तो अपनी बहन के यहाँ सेफ है, ठीक है। लेकिन खतरे में कौन है अब? सिर्फ टॉम। तो मैगी क्या करती है, एक बोट लेकर तुरंत निकल पड़ती है मिल की तरफ, ठीक है। ये एक बोट कैरी करती है, BOAT, और सीधा ये निकल जाती है मिल की तरफ, यानी कि जहां इसके फादर का वो था मिल फैक्ट्री, क्योंकि मिल की जो बिल्डिंग है वो भी फ्लड के आने से बहने लगती है और जो उसका मलबा है वो तैरने लगता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा उफान होता है नदी में, फिर भी वो इतनी डेंजर कंडीशन में बोट लेकर आती है सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए। तो जब टॉम दूर से देख लेता है, अरे ये तो मैगी आ रही है, क्यों आ रही है? मुझे बचाने के लिए, और बोट लेके आ रही है। तो टॉम के अंदर जितनी भी अपनी बहन के लिए लव अफेक्शन होता है ना, वो फिर से उसका जाग जाता है, ठीक है। और उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है कि मैंने अपनी बहन के साथ क्या किया, और वो बहुत खुश होता है कि मेरी बहन मुझे बचाने आई है, ठीक है। तो टॉम भी इस बोट पे आ जाता है और मैगी भी बोट में ऑलरेडी होती है, यानी कि अब क्या सीन हो रहा है, बाढ़ आ रखी है हर तरफ मलबा है, बहुत तेज उफान है, बहुत और ज्यादा ओवरफ्लो है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को टाई अप किए हुए हैं, ऐसे हग किए हुए हैं भाई बहन, ताकि एक दूसरे का हाथ ना छूट जाए और कोई डूब ना जाए। लेकिन एक बहुत बुरी ट्रेजेडी हो जाती है इन दोनों के साथ। जितना भी मलबा गार्बेज आया होता है ना फ्लड में बहकर, उसकी वजह से इनकी बोट पलट जाती है, ठीक है, ठीक है। और बोट पलटने के बाद क्या होता है, ये दोनों डूब जाते हैं और डूब के दोनों मर जाते हैं। एंड दिस इज द वेरी सैडेस्ट एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी। लेकिन ये दोनों मरते भी किस तरह है, एक दूसरे को होल्ड किए हुए, यानी कि एक दूसरे का हाथ इन्होंने मरते दम तक नहीं छोड़ा भाई बहनों ने, और एक दूसरे को हग करे हुए ये मरे हैं। शमशान में जो इनका, यानी कि ग्रेवयार्ड शमशान होता है, ग्रेवयार्ड में जो इनकी समाधियां बनी होती है, वहां पे ये लिख दिया जाता है, इन देयर डेथ दे वर नॉट डिवाइडेड, दे वर नॉट डिवाइडेड, यानी कि मरते वक्त भी ये दोनों अलग नहीं हुए, एक दूसरे को हग किए हुए होते, ठीक है, ठीक है। तो इतना बड़ा ये लव एग्जाम्पल देके मरते हैं, जिसमें भाई बहन का इतना गहरा प्यार शो हो रहा है, और इससे मैगी का कैरेक्टर इतना ज्यादा निखर के आता है इन द एंड ऑफ द नोवेल, कि उसने जो उसके पर्सनल अफेयर्स थे स्टेफन के साथ और किसके साथ, फिलिप के साथ, उनको वैल्यू ना देते हुए वो अपने भाई के लिए कितना ज्यादा आगे रही। उसने अपने भाई के लव को, अपनी भाई की बातों को सबसे ऊपर रखा, ठीक है। बेशक वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाई कि भाई मैंने उससे ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इस नोवेल में हीरो हीरोइन की लव एंडिंग की जगह भाई बहन के लव एंडिंग हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट बच्चों, सो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ मिल ऑन द फ्लोस। मिल, ठीक है। तो अब इस स्टोरी का नाम मिल ऑन द फ्लोस क्यों रखा गया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड नाउ विदाउट टेक्स योर मोर टाइम, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द थीम्स ऑफ दिस नोवेल। और मैं फटाफट से आपको थीम्स बता देती हूँ, और थीम्स में मैं आपको हर एक पॉइंट बताऊंगी। यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे आपको वो एक्सप्लेन करना है विद द पॉइंट ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। एग्जाम में किस तरह उसको प्रिपेयर करना है आपको, चलिए अब वो सब मैं आपको बता देती हूँ। ओके बच्चों, सो देयर आर द थीम्स ऑफ दिस नोवेल, ठीक है। अभी एक थीम हो रहा है, वो मैं बाद में लिखूंगी। सबसे so as you know, the writer of this novel is George Eliot. So whenever you start your answer in your exam, first of all you have to write about 10 to 12 line, even means complete first paragraph is about writer, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ जब भी आप स्टार्ट करो आंसर में, तो आपको वो जॉर्ज एलियट से रिलेटेड ही लिखना है, और उसमें भी आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं कि उन्होंने ये नोवेल क्यों लिखी, क्या सोचकर लिखी, उन्होंने इस नोवेल को ये टाइटल क्यों दिया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इन पॉइंट्स को आप अपनी लैंग्वेज में
आसानी से डेवलप करके लिख सकते हो, बिकॉज यू आर इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट एंड एज अ इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट इंग्लिश को ट्रांसलेट आप बहुत बेटर तरीके से कर सकते हो इन योर ऑन वर्ड्स। ठीक है, तो वो पैराग्राफ लिखने के बाद फिर आपको एनालाइज करना है इन द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी थीम आपको इनमें से परफेक्टली वहाँ एक्सप्लेन करनी है, परफेक्टली वहाँ एनालाइज करनी है। और एनालाइज करते टाइम आप थीम में अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी डाल सकते हो। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू मतलब स्टोरी रीड करने के बाद आपने क्या फील किया, मैगी का कैरेक्टर आपकी नज़रों में किस टाइप का बना, बाकी जो अदर कैरेक्टर्स हैं उनका कैरेक्टर आपकी नज़रों में किस टाइप का बना। इट मीन्स आपकी थिंकिंग जॉर्ज एलियट की थिंकिंग से मैच करती है। ठीक है, जो जॉर्ज एलियट की थिंकिंग थी ये नॉवल लिखते टाइम, क्या उनकी थिंकिंग आपकी थिंकिंग से मैच करती है स्टोरी रीड करने के बाद, तो वो सब कुछ आप कंपेयर करके एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और थीम के एंडिंग में यानी कि इन द एंड ऑफ योर आंसर आप अपना कंक्लूजन भी दें। डेफिनेटली फर्स्ट आपकी थीम है लॉस ऑफ इनोसेंस। ठीक है, लॉस ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस यानी कि वही भोलापन, एंड दिस थीम यू कैन यूज फॉर ओनली मैगी। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू एनालाइज देम, तो आप गूगल करो, ये थीम्स आपको वहां भी मिल जाएंगी। गूगल करोगे जब आप इनको पढ़ोगे थीम्स को, ठीक है, कि ऐसा है क्या कि हमें लिखना क्या है थीम्स के लिए, तो वहां पे अगर आप थोड़ा सा रीडिंग कर लोगे ना, आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा हाउ टू एक्सप्लेन देम। ठीक है, थीम्स के अंदर एक्चुअली में क्या एक्सप्लेन करना होता है, किन वर्ड्स का यूज करना होता है, वो आपको वो रीडिंग करते टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं तो अभी बता ही रही हूँ आपको, बाकी आप उसको भी जरूर रीड करिएगा इंटरनेट पर। तो यहाँ पे आप मैगी को एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि आपने पूरी नोवेल में देखा कैसे मैगी का भोलापन उसी पे भारी पड़ा। ठीक है, वो इतनी भोली थी कि वो सबकी बातों में आ जाती थी। कैसे पहले फिलिप की बातों में आई, उससे लव करना स्टार्ट कर दिया, फिर स्टेफन की बातों में आई, उससे भी उसको अट्रैक्शन हो गया, लव हो गया, लेकिन बाद में उसका जमीर जागा जरूर। ठीक है, साथ में जो इस पे एक दाग लगा था कलंकित होने का, उसमें भी ये खुद को एकदम फेयर प्रूफ नहीं कर पाई। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आप मैगी के लिए इस थीम में एक्सप्लेन कर सकते हो। और स्टोरी के एंडिंग में भी अपने भाई के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद ये उसकी हेल्प के लिए आई। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट पॉइंट ऑफ लॉस ऑफ इनोसेंस। वरना बदला लेने के लिए ये भी उसको बोल देती, अरे मर रहा है तो मर जाने दो। कम टू नेक्स्ट, जेंडर डिस्पैरिटी यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यू कैन यूज दिस फॉर मिसेस टुलीवर, क्योंकि मैंने आपको बताया था मिस्टर टुलीवर अपने बेटे यानी कि टॉम को ज्यादा पसंद करती है, उसे ज्यादा प्यार करती है, और जो उसकी बेटी है मैगी उसे ये बिल्कुल प्यार नहीं करती, बहुत कम प्यार करती है, और हमेशा उसको कंपेयर करती रहती है किससे, लूसी डीन से, क्योंकि लूसी डीन मैगी से ज्यादा सुंदर दिखती थी। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी ऑफ चॉइस। डिफिकल्टी ऑफ चॉइस में यू कैन यूज दिस फॉर मैगी एंड मिस्टर टुलीवर यानी कि उसके पापा। ठीक है, ये थीम आप इन दोनों के लिए यूज कर सकते हो। इसके पापा के लिए कैसे, क्योंकि जब वो मिल के मालिक नहीं रहे, यानी कि जब लॉयर विक्रम ने वो मिल अपने नाम करवा लिया था, तो उन्होंने इनको जॉब ऑफर की थी एज अ मैनेजर इनका इंसल्ट करने के लिए। तो मिस्टर टुलीवर के पास उस टाइम और कोई चॉइस ही नहीं थी जॉब को एक्सेप्ट करने के अलावा, क्योंकि उन्हें अपने कर्जे उतारने थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थीम बनी आपकी एक्सप्लेन करने के लिए, डिफिकल्टी ऑफ चॉइस। एंड सेम विद मैगी, उसने भी काफी सारी सिचुएशन ऐसी फेस की है जहां उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जैसा कि मैं नोवेल में एक्सप्लेन किया था कि अपनी जॉब से निकाले जाने के बाद भी, यानी कि जब उसने खुद ही जॉब छोड़ दिया था समाज के ताने सुनकर डॉक्टर केन के यहाँ से, और फिर स्टेफन ने उसे दोबारा प्रपोज किया था कि भाई अभी भी आ जाओ मेरे पास, प्लीज एक्सेप्ट माई लव, आई विल मैरी यू। तब उसने उसको भी मना कर दिया, और वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो क्या चुने, क्या डिसीजन ले, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, घर वालों ने भी साथ छोड़ दिया था, समाज भी साथ नहीं दे रहा था, और जो इससे प्यार करते थे स्टेफन और फिलिप, उनके पास भी ये जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर ये स्टेफन को एक्सेप्ट कर लेती,
इट मीन्स जो समाज ने उस पर दाग लगा रखा है वो सच हो जाता। ठीक है, ठीक है। समाज को तो यही लगता कि ये एक रात उसके साथ बिता कर आई थी, इसलिए अब उसी से शादी करके रह रही है। तो समाज की ये बात सच ना हो, इस वजह से उसने स्टेफन को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये डिफिकल्टी ऑफ चॉइस में आप मैगी का ये रोल एनालाइज कर सकते हैं। रिनंसिएशन एंड सेक्रीफाइस। रिनंसिएशन का क्या मतलब होता है? त्याग। एंड सेक्रीफाइस, ठीक है, ठीक है। रिनंसिएशन एंड सेक्रीफाइस में आप काफी सारे कैरेक्टर्स यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि स्टोरी अब आपको अच्छे से पता चल चुकी है। एक बार आप इंटरनेट पे रीड कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया भी मिल जाएगा, क्योंकि अब मैं हर एक चीज यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर सब कुछ मैं ही एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप क्या मेहनत करोगे अपने लिए। ठीक है, इसलिए आप भी थोड़ा इंटरनेट पे दिमाग दौड़ाओ अपना, एंड यू गॉट द आंसर। देन इंपॉर्टेंस ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी यहाँ पे आप मैगी के लिए बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। सबसे ज्यादा सिंपैथी उसने अपने नोवेल के एंड में दिखाई, भाई की जान बचाकर, कि इतना कुछ होने के बाद भी उसके अंदर इतनी सिंपैथी थी कि वो अपनी भाई को सेव करने के लिए आई। बाढ़, इतने डेंजर जोन में बाढ़ में वो बोट लेकर आई। ठीक है, एंड जो उसका जमीर जागा था किसके लिए? लूसी डीन के लिए, कि भाई मैं अपनी बहन को धोखा दे रही हूँ और ये भी मेरे साथ मिलके मेरी बहन को चीट कर रहा है। तो वहां भी आप उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो, वो भी आप सिंपैथी में काउंट कर सकते हो, क्योंकि किसी का भी जमीर तभी जागता है जब उसके अंदर सिंपैथी वाली फीलिंग हो। ओके बच्चों, सो दिस इज द फाइनल थीम ऑफ दिस नोवेल, इफेक्ट ऑफ सोसाइटी अपॉन इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि समाज का प्रभाव किस पर? इंडिविजुअल पर। अब इस इंडिविजुअल में आप मैगी को भी काउंट कर सकते हो, मिस्टर टुलीवर को काउंट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। मैगी के लिए तो मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उस पर समाज का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, इतना ज्यादा समाज ने उसको ताने दिए, इतना मतलब कलंकित दृष्टि से देखा कि उसको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ गया, और साथ में वो कोई डिसीजन भी नहीं ले पाई कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। यानी कि एक सही डिसीजन मैगी समाज की वजह से नहीं ले पाई अपने लिए। साथ में मिस्टर टुलीवर, उन्होंने भी समाज की वजह से बहुत कुछ फेस किया, क्योंकि जो इनका दुश्मन था लॉयर विक्कम, उसने एक पड़ोसी को भड़काया था, किसके अगेंस्ट? इसके अगेंस्ट, ताकि वो कोर्ट केस करे और जितना भी इनका मिल है, जो इनका मिल था, वो उनके कब्जे में आ जाए। तो एग्जैक्टली वही हुआ इस स्टोरी में। ठीक है, और जब मिस्टर टुलीवर का सब कुछ छिन गया था उनसे कोर्ट केस की वजह से, तो किसी ने भी उनकी फाइनेंशियली हेल्प तक नहीं की। ओके, इवन उल्टा जो इनके कर्जदार थे वो इन्हें परेशान करने लगे, जो इनके रिलेटिव्स थे, अंकल और आंट, यानी कि इनकी बीवी के बहन और उनके पति, वो तक इन्हें ताने देने लगे, यानी कि हर एक चीज के लिए वो इन्हें ही ब्लेम करने लगे। तो वो सारे लोग भी तो एक समाज का ही हिस्सा हैं, राइट? तो इस तरह से सोसाइटी का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा किस पर? बाप और बेटी पर। बाप ने तो सब कुछ गवा ही दिया, बाद में ये मर भी गया, ये भी एंड में मरी गई। ठीक है, इसके मरने का रीजन कुछ और था, लेकिन इसके मरने का रीजन आप सोसाइटी को कंप्लीटली दे सकते हो, कंप्लीटली। Okay बच्चों, now the every topic has cleared in this video. I have explained you characters, story and themes very well. ठीक है, अपनी तरफ से तो मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है आपको सब समझ आए। बाकी कोई भी पॉइंट मुझसे छूटा हो, so I am very pardon for that. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे बाकी नॉवेल्स के एक्सप्लेनेशन भी चेक कर सकते हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो, क्योंकि अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, पसंद आया, तो डेफिनेटली आपको बाकी एक्सप्लेनेशंस भी बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में मेरा एक इंग्लिश ऑनर्स का बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ पे बहुत सारे नॉवेल्स मिलेंगे आपको एक्सप्लेनेशन मेरे में, मैंने सब कुछ हिंदी में एक्सप्लेन किया है। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगर आपको मेरे साथ स्पोकन कोर्स करना है, देन डू फॉलो मी, डू सब्सक्राइब माय चैनल। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वहाँ आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का प्लेलिस्ट मिलेगा, स्पोकन इंग्लिश का मिलेगा, और आगे जाकर मैं अभी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाऊंगी। सो कीप फॉलोइंग मी इफ यू वांट। मैं आप पर थोप नहीं रही हूँ अपना डिसीजन कि मुझे फॉलो करो। अच्छा लगता है तो करिए, नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में और भी कोई नॉवल है जिसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, ठीक है, मेरे थ्रू, सो प्लीज मेंशन द नेम ऑफ दैट नॉवल इन द कमेंट बॉक्स
ठीक है, मैं फिर उस नॉवल को पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी वीडियो के थ्रू। नाउ बाय बाय एंड टेक केयर।